हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और अध्याय 7 जो कि एक बड़ा चैप्टर है, मार्किंग भी उसकी बड़ी है, मार्क्स उसके 4 मार्क्स का है ये। तो इसके मैंने 5-5 6-6 के हिसाब से छोटे छोटे वीडियो बना के ये डाल रही हूँ मैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए यूजफुल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अध्याय 7 है ना, जो कि राष्ट्रवाद चला था कला के लिए, एक आधुनिकता अपनाई थी कलाकारों ने। और जो यूरोपीय कला से हमारी कला का पतन हो रहा था यूरोपीय कला की वजह से, तब ये राष्ट्रवाद कला के क्षेत्र में शुरू हुआ था, ठीक है। तो उसके जो छोटे क्वेश्चन है, मैंने पीछे जो वीडियो डाले हैं उसमें 1/2 के फील ब्लैंक वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले डाल दिए हैं। वन लाइनर भी मैंने इस चैप्टर के पूरे डाल दिए हैं, आप पीछे देख सकते हो वीडियो में। और अभी जो चल रहे हैं वो लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो चल रहे हैं, जो 3/4 के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और बच्चों, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, 11वीं क्लास की अलग है, 12वीं क्लास की अलग है। और आप आराम से सारे वीडियो है वो देख सकते हो, ठीक है। 12वीं वाले अपने सब्जेक्ट के देख सकते हैं, और अपनी क्लास के, और 11वीं वाले अपनी क्लास के अलग अलग से प्ले लिस्ट में डाल रखी है मैंने, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, जेमिनी राय की कला शैली कैसी थी। इनका यामिनी राय नाम लिखा भी आता है, ये जेमिनी राय भी लिखते। जेमिनी राय की कला शैली कैसी थी, तो जेमिनी राय की कला अद्वितीय रूप से एक व्यक्तिगत शैली थी। व्यक्तिगत शैली होती है एक निजी, अपनी पर्सनल होती है। उस शैली पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता। जैसे कि मैं कोई काम करूं तो मैं मेरे हिसाब से ही करूं, अपने पर्सनल मतलब खुद के हिसाब से ही मैं जैसे उचित समझूं इस तरह के विषय चूज करूं, और फिर उसमें उसी तरह से उसको स्केच करूं, और फिर मेरे अकॉर्डिंग ही उसमें कलर करूं। और जो भी भाव दिखाने हैं वो मैं मेरी सोच के अकॉर्डिंग ही उस पेंटिंग में दिखाना चाहूँ, तो वो व्यक्तिगत शैली हो जाती है। तो इनकी है ना शैली व्यक्तिगत थी। आगे देखिए, फिर जो कला स्कूल की शैक्षिक प्रकृतिवादी तथा राजा रवि वर्मा की भारतीयकरण प्रकृतिवाद दोनों शैलियों से भिन्न थी। जो कला स्कूल, कला भवन, जो कला स्कूल चला था राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान जो चलाया गया था, उसमें जो प्रकृतिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था ना, उससे। और राजा रवि वर्मा की भारतीयकरण प्रकृतिवाद थी, कि प्रकृतिवाद भी अपनाओ और भारतीयकरण, ओनली भारतीयकरण ही अपनाओ। तो इन दोनों से जेमिनी राय की एकदम से अलग थी कला, भिन्न शैली है वो भिन्न थी। इनकी थी व्यक्तिगत। व्यक्तिगत आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और अगर आपने याद रख पाओ, भूल जाओ ना तो ऐसे पूछ भी लिया जाए तो बताओ कि जेमिनी राय की कला है वो एक व्यक्तिगत शैली थी, इनकी निजी थी, खुद की स्वयं की शैली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं। देखिए, हाउ वाज जेमिनी रायज आर्ट स्टाइल, वही वाली बात पूछी है कि जेमिनी राय की जो आर्ट स्टाइल है वो कैसी थी। तो देखिए, जेमिनी रायज आर्ट वॉज ए यूनिकली individual style different from both of scholastic naturalism of the art school and the Indianized naturalism of राजा रवि वर्मा। तो इनकी शैली है वो एक यूनिक शैली थी, और अपनी खुद की व्यक्तिगत शैली थी। और किससे डिफरेंट थी, जो कला जो संस्थान चल, कला भवन जो चल रहा था उसका जो नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवाद था उससे भी, और राजा रवि वर्मा का भारतीयकरण प्रकृतिवाद था ना, इंडियनाइज नेचुरलिज्म भारतीयकरण प्रकृतिवाद, इन दोनों से अलग थी। उनकी एक खुद की इंडिविजुअल स्टाइल थी, ठीक है। इंडिविजुअल स्टाइल थी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज का दूसरा क्वेश्चन है, वैसे इससे पहले इसी चैप्टर के हो गए हैं इस तरह के 6-7 क्वेश्चन। उससे पहले वन लाइनर और हाँ फील ब्लैंक हो गए हैं, और उससे पहले हो गए हैं वस्तुनिष्ठ अवैध के हिसाब से पूछे जाते हैं वो वाले हो गए हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था तथा उनका प्रथम कला अनुभव किन प्रवृत्तियों से हुआ था। तो देखिए, अमृता शेरगिल ने प्रशिक्षण है ना वो विदेशों से ही लिया था, ठीक है, पेरिस से लिया था। और उनका जो प्रथम कला अनुभव है ना, जो उन्होंने शुरुआत की थी, तो वो अनुभव इनका यूरोपीय आधुनिक कला की जो प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद की प्रवृत्तियां चल रही थी उस समय। यूरोपीय जो आधुनिक कला चल रही थी ना, उसमें एक तो प्रभाववाद हावी हो रहा था उस समय, और एक उत्तर प्रभाववाद है वो हावी हो रहा था। तो ये दोनों प्रवृत्तियों से ही इसने शुरू किया था।
और उनका जो प्रथम कला अनुभव है वो यूरोपीय आधुनिक कला है, ठीक है। और इनकी जो कला प्रशिक्षण है ना वो इन्होंने लिया था पेरिस से। अगर वन लाइनर क्वेश्चन में अमृता शेरगिल ने कला प्रशिक्षण कहाँ से लिया, हमने पीछे बात भी की होगी, तो अमृता शेरगिल ने जो ट्रेनिंग है वो ली थी पेरिस से, ठीक है। और ये सबसे पहला जो अनुभव था इनका जब उन्होंने शुरू किया था कला क्षेत्र में, तो वो था यूरोपीय आधुनिक कला का प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद की जो प्रवृत्तियां उसमें चल रही उनसे ये ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और भारत में इसका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये भारत भ्रमण इन्होंने बहुत बार किया था। और जब ये भारत भ्रमण पे आई थी तो ये अजंता जो है ना, केवेज अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ का स्पेशली इसने निरीक्षण किया था। और वहाँ की कला से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी क्योंकि ये तो आदि भारतीय भी थी और आदि हंगेरियन थी। इनके माता पिता हैं वो दोनों, एक हंगरी का था और एक भारत का था। तो वैसे इसका भारत से नाता था। और फिर ये भारत की जो अजंता शैली है और अजंता शैली से जी भी जो प्राचीन जो शैलियाँ थी उनसे भी ये काफ़ी प्रभावित हुई थी, काफ़ी इसने सीखा था। ये बार बार भारत भ्रमण पे आती थी कला का निरीक्षण करने के लिए। तो फिर देखते हैं इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए, वेयर डिड अमृता शेरगिल गेट हर ट्रेनिंग एंड फ्रॉम व्हाट ट्रेंड्स डिड सी गेट हर फर्स्ट आर्ट एक्सपीरियंस। इनका जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो कहाँ हुआ था और जो प्रथम इनका अनुभव था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो कौन सी प्रवृत्तियों से इनका था। तो देखिए, अमृता शेरगिल वो ट्रेनेड इन पेरिस, पेरिस से प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। एंड had her first art experience with the impressionism and post impressionism ट्रेंड्स। तो जो उत्तर प्रभाववाद, यूरोपीय जो कला का उत्तर प्रभाववाद और प्रभाववाद जो चल रहा था उनसे ये ज़्यादा प्रभावित हुई थी, जैसे कि हमने पीछे बात की है। तो ये ट्रेनेड इन पेरिस, पेरिस से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाँ वो बताया मैंने, ट्रेंड ऑफ यूरोपियन मॉडर्न आर्ट, आधुनिक यूरोपीय कला का जो प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद था, उससे ये ज़्यादा प्रभावित हुई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल के अकाल की घटनाओं ने भारतीय कलाकारों पर क्या प्रभाव डाला। और राष्ट्रवाद वाला समय चल रहा था ना, तो जो सेकंड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध था और बंगाल में एक अकाल की जो घटना हुई थी, तो इनका कलाकारों पर क्या प्रभाव पड़ा था ये पूछा है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध को वैश्विक घटनाओं तथा बंगाल के अकाल से बंगाल की जो तबाही थी उसने कलाकारों को समाज में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए विवश किया। कलाकारों ने भी सोचा वो वाली दुर्दशा देख करके कि हमारी भी कुछ भूमिका है, और फिर उन्होंने सहयोग किया था, अपने चित्रों के माध्यम से समाज में जागृति लाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो फिर देखिए, हाउ डिड द इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द बंगाल फॉरमाइन इफेक्ट इंडियन आर्टिस्ट। वही वाला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना, तो वो वाली सिचुएशन से कलाकार हैं वो, उन्होंने कलाकारों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, द ग्लोबल इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द डिवास्टेशन ऑफ बंगाल बाय द बंगाल फॉर्मिंग फोर्स आर्टिस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर रोल इन सोसाइटी। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध की वैश्विक घटनाएं, ग्लोबल इवेंट्स, वैश्विक जो घटनाएं, और बंगाल का जो अकाल है उसकी तबाही ने कलाकारों को समाज में उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसकी तरफ विचार करने के लिए, रिफ्लेक्ट ऑन देयर रोल इन सोसाइटी, सोसाइटी में उनका क्या रोल है ये विचार करने के लिए उनको क्या किया, फोर्स मतलब विवश किया था। द ग्लोबल इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द डिवास्टेशन ऑफ बंगाल बाय द बंगाल फॉर्मिंग फोर्स्ड आर्टिस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर रोल इन सोसाइटी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की जो वैश्विक घटनाएं थी और बंगाल का जो अकाल की जो सिचुएशन थी, जो तबाही थी, उसने कलाकारों को समाज में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए फोर्स किया था, विवश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलकत्ता समूह किस प्रकार की कला में विश्वास करता था। और जब ये राष्ट्रवादी कला आंदोलन चला था ना यूरोपीय कला के विरुद्ध में, तो बहुत सारे कला समूहों का गठन किया गया था और उन कला समूहों में
जो समय चल रहा है उस समय के अकॉर्डिंग, मतलब पुरानी मान्यताओं को छोड़ करके, पुराने मूल्यों को छोड़ करके, और जो नया चल रहा है जो उस समय को दिखा सके, तो वो वाली कला है। वो इन समूहों में जैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, कलकत्ता समूह है, और ग्रुप 1890 है। इस तरह से कई प्रकार के कला समूह है वो कलाकारों ने खोले थे। वहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग है वो दी जा रही थी जैसा वो देना चाहते थे उस समय के अकॉर्डिंग जो हो रहा था कला के साथ, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजमेंट करना वो चाहते थे, उस हिसाब से ये कला समूह खोले गए थे। तो देखिए, यह समूह ऐसी कला में विश्वास करता था जो सार्वभौमिक थी। सार्वभौमिक हो मतलब सभी के लिए हो, उसमें ये नहीं है कि कुछ विषय कुछ सब्जेक्ट है वही चूज हो और वही बार बार। सार्वभौमिक थी, पुराने मूल्यों से मुक्त थी, मतलब प्राचीन जो कथाएं, प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो लंबे समय से हमारे भारत में वही चित्रित होते आ रहे थे, वही घटनाएं, तो वो पुराने मूल्य थे इन कलाकारों के अकॉर्डिंग। तो पुराने मूल्यों से मुक्त थी। कलाकार क्या चाहते थे, वे चाहते थे कि उनकी जो पेंटिंग और मूर्तियां हैं वो उनके समय को दर्शाए, मतलब जिस समय वो समय चल रहा था उसी को दर्शाए, उसमें यानी कि कला में कुछ नयापन होना चाहिए। ये कलकत्ता समूह का विश्वास था, इस तरह का उनका लोगो था, पुराने मूल्य से मुक्त कला। ठीक है, फिर देखिए इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, व्हाट टाइप ऑफ आर्ट डिड द कोलकाता ग्रुप बिलीव इन। तो कोलकाता ग्रुप है वो किस प्रकार की कला में विश्वास करता था। व्हाट टाइप ऑफ आर्ट डिड द कोलकाता ग्रुप बिलीव इन, किस प्रकार की कला में बिलीव करता था। तो देखिए, द ग्रुप आर्टिस्ट सॉरी दिस ग्रुप बिलीव्ड इन एन आर्ट दैट वाज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम ओल्ड वैल्यू, और पुराने मूल्यों से, ओल्ड वैल्यूज पुराने मूल्यों से फ्री होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। ही वॉन्टेड हिज पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स टू रिफ्लेक्ट हिज न्यू टाइम। वो चाहते थे, वे कलाकार चाहते थे कि इनकी जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, वो क्या दिखाएं, रिफ्लेक्टेड हिज न्यू टाइम्स, उसके नए जो नया समय चल रहा था उसमें उस नए समय को दर्शाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कलकत्ता कला समूह है किस प्रकार की कला में विश्वास करता था, इसको बदल के ऐसे पूछ सकते हैं, कलकत्ता कला समूह है कि कला का उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य पूछे ना उसका, तो भी यही होगा कि पुराने मूल्यों की कला से मुक्त सार्वभौमिक कला का विश्वास करना। ठीक है, नए समय का जो समय उस समय चल रहा था उसी समय को दर्शाना। तो वो टाइप ऑफ आर्ट डिड द कोलकाता ग्रुप बिलीव इन। तो देखिए, दिस ग्रुप बिलीव्ड in an art that was universal and free from old values. He wanted his paintings and sculptures to reflect his new time. तो कलकत्ता कला ग्रुप समूह है वो यूनिवर्सल, सार्वभौमिक और फ्री फ्रॉम ओल्ड वैल्यू, पुराने मूल्यों से मुक्त कला को चाहते थे। और वो चाहते थे कि उनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां और चित्र हैं, उनमें क्या दिखाया जाए, न्यू टाइम दिखाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कई युवा कलाकार उस समय मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए थे, तो वो क्यों हुए, ऐसी क्या वजह थी कि उनको मार्क्सवाद है वो अपनाना पड़ा था। तो देखिए उसका इसका उत्तर है अपने आसपास की गरीबी तथा गांव व शहरों में लोगों की दुर्दशा को देखकर कई युवा कलाकार मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए थे। ठीक है, फिर देखिए, why were many young artists attracted to मार्क्सिज्म। तो कुछ युवा कलाकार हैं वो मार्क्सिज्म की तरफ अट्रैक्टेड क्यों हुए थे। तो देखिए, सीइंग द पॉवर्टी अराउंड, अपने आसपास की गरीबी को देखकर, देम एंड द plight of people in villages and cities, many young artists were attracted towards मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म। तो अपने आसपास की गरीबी को और गांव और शहरों के लोगों की जो दुर्दशा थी, प्लाइट ऑफ पीपल इन विलेज एंड सिटीज, मैनी यंग आर्टिस्ट वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मार्क्सिज्म। तो देखिए, आप इस तरह से इसका बता दोगे, सीइंग द पॉवर्टी अराउंड देम, उन्होंने अपने आसपास की गरीबी को देखा, एंड द प्लाइट ऑफ पीपल इन विलेज एंड सिटीज, मैनी यंग आर्टिस्ट वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मार्क्सिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रेसिव ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया उसमें बहुत सारे कला ग्रुप हैं वो खोले गए थे। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप है, आर्ट ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप्स में से एक था। तो उसके सदस्य कौन कौन थे, यानी कि वो कलाकार जिन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की थी। तो देखिए, इसमें एम एफ हुसैन आ जाएंगे,
और सुज्जा आ जाएंगे, के अचारा आ जाएंगे। अगर आप सीधा सुज्जा, आरा, बाकरे, गाय तोंडेकर, रज्जा ऐसे लिखते हो तो भी सही माना जाएगा। MF हुसैन, सुज्जा, KH आरा, SA बाकरे, HA गाय तोंडेकर तथा SH रज्जा आदि थे। ठीक है, आर्टिस्ट के नाम ही पूछे हैं तो ऐसे बता दोगे। हु वर द मेंबर्स ऑफ प्रोग्रेसिव ग्रुप, प्रोग्रेसिव ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन थे, वही वाला क्वेश्चन है। MF हुसैन, सुज्जा, KH आरा, SA बाकरे, HA गाय तोंडेकर एंड SH रज्जा ETC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों क्लासों के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन है। चैप्टर है 7 का चित्रकला, कक्षा 12। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अभी आपकी जो हाफ ईयरली चल रही है इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ईयरली एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे हटके तो क्या ही पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने बनाए हैं। तो जितने भी छोटे क्वेश्चन के, जो भी थ्योरी के मैं वीडियो डाल रही हूँ वो अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, सारी बातें, सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं मेरे नोट्स में और अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए, इसलिए हैंडमेड नोट्स हैं मेरे। मैं खुद हर बार न्यू बनाती हूँ। तो ये नोट्स हैं वो नोट कर लीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पूरा वॉच करें। धन्यवाद।